हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब भी हम कोई स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, जैसे कि नॉर्मल किसी स्टॉक्स को जब हम एनालिसिस करते हैं, तब हम उस स्टॉक का क्या देखते हैं? पी रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो एंड नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बैलेंस शीट्स में हम देखते हैं कंपनी का फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है या नहीं, कंपनी का बोरोइंग्स कितना है, कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है या घट रहा है, वही देखते हैं, राइट। बट जब हम किसी बैंक्स को एनालिसिस करते हैं तो उसका एनालिसिस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो हम नॉर्मल स्टॉक्स की तरह हम बैंक्स को एनालिसिस नहीं कर सकते, तो इसके लिए फाइनेंशियल रेशियोज, फंडामेंटल्स कुछ अलग है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, हम कैसे गुड बैंक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ताकि मैं आपके लिए और भी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे 6 मीन्स फंडामेंटल फैक्टर्स जो बैंक्स एनालिसिस करने में आपको मदद करेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ इन एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। तो ग्रोथ इन एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स क्या होता है? तो एडवांसेस मतलब जो बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, आपको इंडिविजुअल को या किसी बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, एंड डिपॉजिट तो आपको पता है, जो आप सेविंग अकाउंट्स में रखते हो, करंट अकाउंट में रखते हो या आप एफडी में रखते हो, वो डिपॉजिट होता है। तो बैंक लैंड मनी एज लोन्स कॉल्ड एडवांसेस विच हेल्प देम अर्न रेवेन्यू। तो इससे क्या होता है? लोन से क्या होता है? उनको रेवेन्यू मिलता है, राइट। तो डिपॉजिट एक लायबिलिटी होता है, आर इंपॉर्टेंट फॉर लैंडिंग। If deposit drops, banks may lend less. A steady rise in both advances and deposits on year-on-year basis signals strong growth and profitability. तो बैंक्स का एसेट एंड लाइबिलिटीज क्या होता है? एसेट्स होता है बैंक का जो लोन्स देता है, वो होता है एसेट्स। लाइबिलिटी साइड में होता है जो डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट बैंक का लाइबिलिटीज होता है। तो कैसे लाइबिलिटीज होता है? आप बैंक को जमा करोगे, अपना जो आपका पैसा आप बैंक्स में जमा करोगे, तो बैंक को उसमें क्या देना पड़ता है? आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बैंक का हुआ ना ये लाइबिलिटी। एंड जो लोन होता है वो इनके लिए एसेट कैसे होता है? जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, किसी बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर रहा है, आप उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो ये हुआ बैंक का एसेट्स, राइट। तो इससे इनकम जनरेट होता है, बैंक का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसे बोलते हैं हम ग्रोथ इन एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। तो हमें ग्रोथ इन एडवांसेस एंड डिपॉजिट कैसे पता चलेगा? तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक्स का एनुअल रिपोर्ट्स पे जाके देखना पड़ेगा। तो अभी करंटली फाइनेंशियल ईयर FY24 का आपका एनुअल रिपोर्ट है, तो आपको FY24 का एनुअल रिपोर्ट खोलना पड़ेगा किसी भी बैंक का। मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। तो अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का कंसिस्टेंटली ये ग्रो हो रहा है। 2,62,000 करोड़ से यहाँ पर हो गया अभी करंटली 4,48,000 करोड़। तो 14% CAGR से ग्रो हो रहा है फॉर लास्ट 4 ईयर्स। एंड एडवांसेस भी अगर आप देखोगे, जो लोन बुक है ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 2,49,000 से कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ 2,52,000 करोड़, 3,59,000, 4,30,000। तो ऐसे करके कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। तो अगर किसी भी बैंक का अगर लोन बुक एंड डिपॉजिट्स अगर ग्रो हो रहा है तो इसको एक पॉजिटिव साइन माना जाता है दोस्तों। तो ये हमने देखा अभी कोटक महिंद्रा बैंक का। तो अभी हम और एक बैंक का देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है, कौन सा बैंक है? ये है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल एडवांसेस कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। FY29-20 पे था 5,50,000 करोड़ था, एंड अभी करंटली हुआ 9,65,000 करोड़ टोटल एडवांस, जो टोटल लोन है। एंड यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स देखोगे तो डिपॉजिट्स भी ग्रो हो रहा है। तो 6,25,000 से हुआ अभी 10,68,000। तो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। एक्सिस बैंक का भी देख लिया हमने, एंड कोटक महिंद्रा बैंक का भी देख लिया। तो अभी देखते हैं ICICI बैंक का। तो यहाँ पर ICICI बैंक का टोटल डिपॉजिट एडवांसेस देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है? रुपीज इन बिलियन। तो 14,000 रुपीज इन बिलियंस यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 7,700 से 14,000 चला गया। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है इन टोटल डिपॉजिट्स। एंड टोटल एडवांसेस में भी देखोगे तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 64 से यहाँ पर 11 चला गया। तो मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक का देखोगे, जो है SBI है, SBI का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिपॉजिट्स ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 15 से कितना हो गया? अभी 49 हो गया। मतलब एवरी ईयर कंसिस्टेंटली इसका डिपॉजिट्स ग्रो होते जा रहा है दोस्तों। एडवांसेस भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 13 से कितना हो गया? अभी 37 हो गया। तो मतलब यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों।
तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो आपको ये ऐसे करके आपको देखना है कि कंपेयर करना है, मतलब एक रेशियो से मतलब क्या है कि आप जो अभी आप सीख रहे हो मतलब सिर्फ एक रेशियो पे आप डिपेंड मत होना, या एक मतलब बैंक के ऊपर एनालाइज करके डिपेंड मत होना। मल्टीपल कंपेरेटिव एनालिसिस करना। ओके, मल्टीपल बैंक्स को लेके कंपेरेटिव एनालिसिस करना। जो बैंक आपको अच्छा लगे, जो बैंक मतलब आपको समझ आए कि नहीं इस बैंक का इसका थोड़ा उससे बेहतर है, तो आप उन्हीं बैंक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो सेकंड फंडामेंटल रेशियो है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो कैपिटल का मतलब आपको पता है मनी, एंड एडुकेसी का मतलब सफिशिएंट, मतलब किसी भी बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। ओके, मतलब कभी भी मतलब पोटेंशियल लॉस अगर हो तो मतलब ताकि वो बैंक बैंकरप्ट ना जाए। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो को हम कार रेशियो भी बोलते हैं। दिस इज मेजर ऑफ ए बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस। इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग ए बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स विद हायर रेशियो इंडिकेटिंग ए बैंक एज ए स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर कार रेशियो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि बैंक का फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है। तो आरबीआई क्या कहता है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो प्राइवेट बैंक है उनको कार परसेंटेज रहना चाहिए 9% मिनिमम इनका। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक का रहना चाहिए 12%। तो इनका ये मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है बाय आरबीआई। तो इसको भी हम एनुअल रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो कार परसेंटेज है वो है 22%। तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो जैसे कि आरबीआई ने दिया है 9%, बट इनका पोजीशन है 22%। तो ये इनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्लोज टू 22%। तो अभी दूसरे बैंक का भी देख लेते हैं कितना परसेंटेज है। तो एक्सिस बैंक का जो कार परसेंटेज है वो है 16.63%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16.63% है कैपिटल एडुकेसी रेशियो ऑफ एक्सिस बैंक। तो अभी हम नेक्स्ट बैंक का चेक कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का कैपिटल एडुकेसी रेशियो है 16.33%। एंड एसबीआई का अगर आप कैपिटल एडुकेसी रेशियो देखोगे तो 14.28% है एट द एंड ऑफ मार्च 2024। तो सबसे ज्यादा कैपिटल एडुकेसी रेशियो किसका है? यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का सबसे ज्यादा कैपिटल एडुकेसी रेशियो है। एंड थर्ड फंडामेंटल क्राइटेरिया है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट पेड। ओके, बैंक्स अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स बट पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स। ए बैंक बेनिफिट्स व्हेन इट अर्न्स मोर इंटरेस्ट देन इट पेस। हायर एनआईएम इज बेटर। तो जितना ज्यादा एनआईएम होगा, नेट इंटरेस्ट इनकम होगा, उतना ज्यादा बेहतर है। तो आपको समझ आया, मतलब जो बैंक लोन से आपको जो लोन प्रोवाइड करे, आप जो इंटरेस्ट इनको पे कर रहे हो, एंड साथ में जो बैंक जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो आपने डिपॉजिट रखा, तो उसका जो डिफरेंस आता है वही होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो आपको ये समझ आया नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? सब सिंपल है बैंक का। तो मैं आपको कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बता रहा हूं। तो मुझे भी कोई भी चीज मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाना पसंद नहीं है। मैं हमेशा बातों को सिंपल रखता हूं। हमेशा मेरा स्ट्रेटेजी भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इफेक्टिव है। तो इसको भी हम एनुअल रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो इन FY 23-24 में 25,993, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़। एंड इसका नेट इंटरेस्ट इनकम था 21,000.5 करोड़ इन FY 22-23 में। तो अगर आप एक्सिस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो FY 20 में तो कितना था 25,000 करोड़, एंड अभी करंटली कितना है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन भी है वो भी ग्रो हो रहा है। मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम अगर ग्रो होगा तो मार्जिन भी ग्रोथ होगा। मतलब ये परसेंटेज के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है 3.51, 3.53, 3.47। तो थोड़ा डिप आया था 4.02, 4.07 अभी करंटली है। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का एनआईआई एंड एनआईएम देखोगे तो एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, एंड एनआईएम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ओके, तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 332 बिलियन रुपीस था इन FY 2020 में, एंड FY 24 में कितना हुआ 743 बिलियन रुपीस। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? ग्रोथ देखने को मिल रहा है इन नेट इंटरेस्ट इनकम। तो अभी हम एसबीआई का देख लेते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इनका भी सेम सिचुएशन है, इनका भी ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो 55,000 करोड़ से कितना हुआ 1,59,000 करोड़, ऑलमोस्ट 1,60,000 करोड़ हो चुका है इसका नेट इंटरेस्ट इनकम दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो है ना, बैंक्स को एनालिसिस करने में हम डिफरेंट रेशियोज एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ये नॉर्मल स्टॉक्स की तरह नहीं है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आप इस वीडियो को आप एक बार में नहीं समझते हो तो बार बार देखो, ताकि आपका ब्रेन में सेट हो जाए मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ बैंक्स को दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन
परफॉर्मिंग एसेट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीए बोलते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर लोन्स दैट नो लॉन्गर ब्रिंग इनकम टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ए लोन इन इंडिया इज एन एनपीए इफ नॉट पेड फॉर 90+ डेज। मतलब 3 मंथ्स अगर किसी ने अगर मतलब मान लो आपने एक लोन लिया बैंक से, ओके, अगर आपने मतलब ईएमआई पे करो, बट आपने बीच में से आपने क्या करा, ईएमआई पे करना बंद कर दिया, तो आपने कंटिन्यूअसली अगर आपने 3 मंथ्स अगर ईएमआई पे नहीं करा तो वो एनपीआई हो जाएगा एज पर आरबीआई रूल्स। तो बैंक्स विद लेस एनपीए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉफिटेबल। तो ओके, तो इस वजह से जिस बैंक का एनपीए कम होता है वो बैंक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है एंड प्रॉफिटेबल भी होता है दोस्तों। तो ये भी हमें एनुअल रिपोर्ट्स पे मिल जाएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप नेट एनपीए देखोगे तो 0.7% था यहाँ पर, एंड अभी घटकर हो गया 0.4%। तो इनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर हमें रेशियो को घटना देखने को मिल रहा है। तो अभी हम दूसरे बैंक्स का भी नेट एनपीए देख लेते हैं। तो अगर आप एक्सिस बैंक का भी नेट एनपीए देखोगे तो 1.56 से अभी करेंटली 0.31। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, डिग्रोथ देखने को मिल रहा है इन नेट एनपीए। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी बैंक्स के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का नेट एनपीए क्या है। तो आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप नेट एनपीए देखोगे तो 1.4% था इन मार्च 2020 एंड अभी मार्च 2024 में कितना है, 0.4%। तो सब भी अभी जितना भी बैंक्स हमें एनालाइज करा सबका नेट एनपीए करंटली अभी 0.4% के नीचे ही हमें देखने को मिला दोस्तों। तो एसबीआई का हम देख लेते हैं अभी नेट एनपीए इनका कितना है पोर्टफोलियो में। एसबीआई का अगर आप नेट एनपीए परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, 0.57% का नेट एनपीए हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका जैसे कि एसेट साइज बहुत बड़ा है तो शायद इस वजह से इसका नेट एनपीए थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो जब भी हम बैंक्स के एनालाइज करते हैं हम इसका बुक वैल्यू देखते हैं, ना कि हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं दोस्तों। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो लोग प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं, उसे देख के प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख के लोग वैल्यू करते हैं बैंक्स को, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखना चाहिए। तो इन बैंकिंग बुक वैल्यू इज द बैंक्स नेटवर्थ फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट्स। It shows how much shareholders would get if the bank is क्लोज्ड और शटडाउन अगर बैंक्स हो जाए तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों। पीबी रेशियो हेल्प्स मेजर इफ ए बैंक स्टॉक इज चीप और एक्सपेंसिव। ए लो पीबी रेशियो में सिग्नल ए गुड इन्वेस्टमेंट व्हाइल ए हाई वन कुड मीन द स्टॉक इज कॉस्टली। तो यहाँ पर कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं कि इसका पीबी रेशियो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए बिलो या 1 होना चाहिए, कोई भी मतलब डिफाइंड कुछ भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। तो इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, ओके, यहाँ पर कोई भी मतलब एक फिक्स्ड रूल से इन्वेस्टिंग नहीं होता। तो किसी बैंक का भी ऐसा हो सकता है पीबी रेशियो बहुत ज़्यादा लो होगा बट उसका जो मतलब एडवांसेस इन ग्रोथ एनपीए सब बेकार होगा। तो क्या आप थोड़ी ना आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के ऊपर डिपेंड होकर आप इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं करोगे, राइट। ऐसा करोगे तो आपका खुद का लॉस होगा। तो जो आप सीख रहे हो अभी सबको कंबाइन करके आप देखोगे, सब चीज़ को कंबाइन करके देखोगे क्या ये बैंक मेरे पोर्टफोलियो के लिए सही है या गलत है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकाला है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी मैनुअल कुछ भी चेक करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको Screener.in पे जाना पड़ेगा, वहां पे सब कुछ रेडीमेड बना हुआ है ये रेशियो। तो अभी हम एक्सिस बैंक का देख लेते हैं फर्स्ट। एक्सिस बैंक का कितना प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, तो एक्सिस बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.75। कोटक महिंद्रा बैंक का कितना है, कोटक महिंद्रा बैंक का 2.68। आईसीआईसीआई बैंक का कितना है 3.03। एसबीआई का कितना है 1.35। तो यहाँ पर हमें एसबीआई थोड़ा चीप लग रहा है कंपेयर टू अदर, ओके। तो बट आप सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर डिपेंड होकर इन्वेस्ट कभी मत करना, सब कुछ देखना क्या क्या हो रहा है। मैं जो भी आप सीख रहे हो इस कंसेप्ट सारे फॉर्मूलास को आप अप्लाई करना, बाद ही आप किसी भी बैंक्स को आप पोर्टफोलियो में डालना दोस्तों। तो हमारा जो लास्ट एंड फाइनल जो है वो है रेशियो है कासा रेशियो, जो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो कासा रेशियो टेल्स यू हाउ मच ऑफ ए बैंक्स डिपॉजिट कम फ्रॉम करंट एंड सेविंग अकाउंट। ए हाई कासा रेशियो मीन बैंक्स गेट फंड्स एट अ लोअर कॉस्ट इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट्स। तो ये सबसे मतलब ये जो सोर्स ऑफ फंड्स है, राइट, जो कासा है, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये सबसे लो कॉस्ट फंड है। तो इसमें बैंक को ज़्यादा पैसा पे करना नहीं पड़ता। तो मान लो अभी आप सेविंग अकाउंट पे रख रहे हो, करंट अकाउंट पे रख रहे हो, तो सेविंग अकाउंट पे बैंक कितना इंटरेस्ट देगा,
3-4%। करंट अकाउंट पे तो आप जीरो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं आपको। एंड आप जब एफडी रखते हो, एफडी करते हो बैंक के साथ, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, बैंक को आपको 7-8% देना पड़ता है, राइट। तो वो होता है मतलब हायर कॉस्ट ऑफ फंड, एंड ये लोअर फंड, ओके, लोअर कॉस्ट ऑफ फंड, ओके। तो यहाँ पे कम मतलब चीप फंड मिलता है इनको। तो हम जब करंट अकाउंट में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो वो क्या करते हैं बैंक, ये हमारा डिपॉजिट दूसरे को लोन में देगा। तो लोन में देगा तो जैसे कि आपको पता है लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है ज़्यादातर टाइम 10% के ऊपर ही है। तो बैंक को हमें 2-3% दे रहे हैं, एंड बैंक को 10-12% बैंक दूसरे से मुनाफा कमा रहा है, राइट। तो ये इसलिए ये मतलब चीप फंड्स होता है। तो कासा रेशियो कैसे चेक करोगे, तो इसको सिंपली इसको चेक करने के लिए आपको एनुअल रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कासा रेशियो देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ कासा रेशियो देखने के लिए। तो यहाँ पर देखो कोटक महिंद्रा बैंक का कासा, तो हाई कासा रेशियो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग इन लोअरिंग और कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड इनेबल द इंजन टू ग्रो द एसेट बुक। तो यहाँ पर 8% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है कासा, ओके। 1,47,000 था, एंड अभी करंट ये 2,04,000 इन FY24। तो FY25 में भी शायद ये ग्रो हो सकता है, बिकॉज पास्ट हिस्ट्री क्या बता रहा है, कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ दिखा रहा है हमें, राइट। तो अभी हम देखते हैं दूसरे बैंक का कासा रेशियो कितना है। तो एक्सिस बैंक का कासा रेशियो देखोगे तो यहाँ पर 2,63,000 से 4,59,000 करोड़ से। तो यहाँ पर भी हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अभी हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का कितना कासा रेशियो है। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का कासा देखोगे 2.28 था इन FY23, एंड अभी ये करंटली हो गया 2.24। तो यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई का देख लेते हैं कासा रेशियो क्या है। तो एसबीआई का कासा है 23.56 था इन FY21, एंड अभी करंटली इन FY24 में 27.76। तो जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। तो सब कुछ ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। तो आपको समझ आया क्या क्या चीज़ हमें अप्लाई करना चाहिए जब भी हम एक बैंक स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो ऐसे करके आप बैंक्स को एनालिसिस करो एंड आपके पोर्टफोलियो को और न्यू हाइट तक लेके जाओ दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ है, आप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, उस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी देखें, वो एंड आपके दोस्त भी सीखे ताकि कैसे बैंक्स को एनालिसिस करा जाता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।